नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। कोरोना संकट के दौर में दुनिया के सभी बड़े देश कोरोना की दवा बनाने की कोशिश में जुटे हैं। भारत में कोरोना की दवा बनाने को लेकर लगातार तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में पतंजलि का दावा है कि उन्होंने कोरोना वायरस को मात देने के लिए दवाई बना ली है। योग गुरु बाबा रामदेव ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। हालांकि उनकी इस दवा को लेकर अब विवाद शुरू हो गया है और इस विवाद पर तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। कोरोना को थामने के लिए जो दवाई रामदेव ने बनाई है, जो पतंजलि ने बनाई है, उस पर अब कोहराम मचा हुआ है। आयुष मंत्रालय ने सख्त एक्शन लेते हुए उस पर, उसके विज्ञापन और प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी है। आयुष मंत्रालय की तरफ से अभी किसी तरह का कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। बावजूद इसके लगातार पतंजलि की तरफ से कहा जा रहा है कि कम्युनिकेशन गैप है। हालांकि आयुष मंत्री श्रीपाद नाइक ने इस बारे में स्पष्टीकरण भी दिया है, लेकिन अब जिस तरह कोरोनिल संदेह के घेरे में आ गई है, जिस तरह आयुर्वेद के नाम पर लगातार WHO और ICMR और आयुष मंत्रालय को नज़रअंदाज करके बाबा रामदेव ने कोरोनिल को लॉन्च किया है। इसमें पतंजलि और निम्स इन दोनों ने मिलकर कोरोनिल को लॉन्च किया है, लेकिन अब कोरोनिल की प्रामाणिकता पर संदेह प्रकट किया जा रहा है। क्लिनिकल ट्रायल में हल्के और नरम लक्षणों वाले मरीजों पर इन हाउस ट्रायल किया गया है, तो अब ये दावा भी संदेह के घेरे में कि गंभीर लक्षण वाले मरीज इससे ठीक हो पाएंगे। तमाम तरह की एजेंसियां जांच कर रही है। आयुष मंत्रालय ने सख्त ऐतराज जताया है। प्रचार प्रसार पर, बिक्री पर रोक लगाई है। पतंजलि की तरफ से कहा जा रहा है, पतंजलि के CEO आचार्य बालकृष्ण कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन गैप है, लेकिन जो चैनल प्रोसेस है उसको नज़रअंदाज करके जिस तरह लॉन्चिंग की गई है, अब लॉन्चिंग विवादों में फंस गई है और लगातार अब सभी चीज़ों को इस पर देखा जा रहा है, लेकिन कहीं से कहीं तक अभी कोई ऐसा प्रमाण जिसमें सरकार को अपना एजेंडा बताकर पतंजलि ने और निम्स ने इस दवाई को लॉन्च किया, ये कहीं नज़र नहीं आता। जिस तरह आयुष मंत्रालय ने सख्त ऐतराज जताया है, प्रामाणिकता पर अब संदेह प्रकट हो रहा है। कोरोनिल पर कोहराम जारी है। पतंजलि ने कहा है कि कम्युनिकेशन गैप है, लेकिन आयुष मंत्रालय की तरफ से अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। हालांकि उनके मंत्री ने कहा है कि चैनल को अपनाना चाहिए था, थ्रू प्रॉपर चैनल काम करना चाहिए था, तमाम तरह की बातें की हैं, लेकिन प्रामाणिकता पर आयुष मंत्रालय ने जिस तरह पेंच फंसाया है, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजस्थान हाई कोर्ट के एडवोकेट जगत शर्मा। जगत शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। थैंक यू। आपसे जानना चाहेंगे, सरकारी गाइडलाइन को नजरअंदाज कर दिया गया और दवाई को लॉन्च कर दिया गया। WHO, ICMR, भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय, किसी को पता नहीं और दवाई लॉन्च हो जाती है। ये किस श्रेणी में आता है, आपसे जानना चाहते हैं। सर बिल्कुल, ये तो एक तरीके से इसके पीछे कॉमर्शियल एस्पेक्ट है। केवल सरकारी गाइडलाइंस नहीं, लीगली
प्रोफेशनल जो एथिक्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग, ये सब चीजों का वायलेशन है जो बाबा रामदेव ने कल किया है। और बड़े आश्चर्य की बात है कि अभी तक इस मामले में केवल चेतावनी दी जा रही है सरकार की तरफ से, जो एक्शन लेना चाहिए सरकार को वो नहीं लिया जा रहा है। तो एक्शन क्या होना चाहिए जगत शर्मा जी? इसके बारे में मैं सर आपको बताऊं, शुरू में जब मार्च में इसको लॉकडाउन किया गया हमारे यहाँ, उसके बाद के फर्स्ट वीक में एक तो आयुष मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस जारी की थी। आयुष मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस जारी की थी कि कोई भी कोरोना के इलाज के भ्रामक दावों का प्रचार नहीं करेगा और विज्ञापन नहीं करेगा मीडिया चैनल्स के लिए। इसके अलावा भारतीय प्रेस परिषद है, उसने भी गाइडलाइंस जारी की थी सारे मीडिया संस्थानों के लिए कि आप किसी भी तरीके से जो प्रूव्ड ICMR वगैरह हैं, WHO है, वो जो चीजें बताएं, उनके अलावा आप अदर कोई भी पैथी हो, आयुर्वेद है, यूनानी है, होम्योपैथी है, नेचुरोपैथी है, इनसे इस बीमारी का इलाज करने का कोई भी दावे का प्रचार नहीं करेंगे आप और विज्ञापन नहीं करेंगे। तो रामदेव ने कल जो किया है इसमें आयुष मंत्रालय की गाइडलाइंस का वायलेशन भी हुआ है, प्रेस परिषद ने जो गाइडलाइंस जारी की थी उनका वायलेशन भी हुआ है। तो आयुष मंत्रालय को तो एक्शन लेना ही चाहिए। और जैसा कि आयुष मंत्रालय ने कल कहा भी है सर, रामदेव द्वारा अपनी जो ये दवा लॉन्च की गई, उसके बाद आयुष मंत्रालय ने कल ये कहा है कि आयुष मंत्रालय ने ये कहा है कि चेतावनी दी है पतंजलि को कि यदि उसने बिना ठोस वैज्ञानिक आधार के इलाज का दावा किया, ठोस वैज्ञानिक सबूतों के इलाज का दावा किया और दवा का प्रचार किया, तो ये ड्रग एंड रेमेडीज जो आपत्तिजनक विज्ञापन होते हैं उसके तहत कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाएगा। सवाल यहाँ ये है कि रामदेव तो ऐसा कर चुका है। कोई आदमी कोई अपराध कर दे तो करने के बाद उसको ये कह के थोड़ी छोड़ा जा सकता है कि आपने ऐसा किया तो आपका ये अपराध माना जाएगा। रामदेव कमिटेड दैट ऑफेंस, तो इनको तुरंत इनके खिलाफ FIR आयुष मंत्रालय को करवानी चाहिए। मैं तो कहता हूँ केंद्र सरकार को इसमें आगे बढ़ के इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। जगत शर्मा जी आपसे जानना चाहते हैं कि मरीज अस्पताल में भर्ती होता है, उसका क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है, इन हाउस ट्रायल किया जाता है, लेकिन क्या उसका ट्रायल करवाने से पहले उसको ये बताया गया, ये जानकारी मरीज को होना आवश्यक है कि नहीं है कि उसका क्लिनिकल ट्रायल किया जा रहा है, किसी दवाई के लेके उस पर प्रयोग किया जा रहा है, ये उसको बताना आवश्यक है कि नहीं है? बिल्कुल सर, बहुत चीजें जरूरी हैं। पहली बात तो यही पता नहीं है बाबा रामदेव ने किस लैब में ये दवाई बनाई है, कितने लोगों पर इसका ट्रायल किया है, इस दवा के कंटेंट्स क्या हैं, उसमें कितनी सफलता मिली है। बता रहे हैं जयपुर स्थित निम्स यूनिवर्सिटी में क्लिनिकल ट्रायल किया गया है इसका। जयपुर तो सर ICMR को पता नहीं है, जो मेडिकल के क्षेत्र में रिसर्च की हाईएस्ट बॉडी है देश में, उसको पता नहीं है अब तक जी। और जयपुर के एक इंस्टीट्यूट में मेडिकल में आप रिसर्च कर रहे हैं उस दवा पर। जी हमारे साथ रमन शर्मा जी जुड़ चुके हैं। रमन शर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है NV न्यूज पर। जी नमस्कार। रमन शर्मा जी उस टीम का हिस्सा है जिन्होंने कोरोना को लेकर बड़ी रिसर्च की है और सवाई मानसिंह अस्पताल का नाम पूरे देश में रोशन किया है। रमन शर्मा जी, मरीज को पता नहीं होता है, क्लिनिकल ट्रायल होता है, दवाई बना ली जाती है, हिडन एजेंडा रखा जाता है, ये मरीज के संग एक प्रकार की धोखाधड़ी नहीं है? जी ऐसा है, जब भी कोई ट्रायल में रिक्रूट होता है मरीज, उसको एक IFC इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म ICF जरूर भरना होता है और वो इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म जिसमें दस्तखत होते हैं और मरीज के कई क्राइटेरिया होते हैं कि किनको इंक्लूड किया जाए, किनको नहीं किया जाए। एक तो एडल्ट होना चाहिए और उसकी टिपिकल सिग्नेचर होने चाहिए या उसके अटेंडेंट को सिग्नेचर होने चाहिए, उसके बाद ही उसको ट्रायल में रिक्रूट किया जाता है। तो ये फॉर्मेलिटीज बहुत जरूरी होती हैं और ये पार्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल जरूरी है इसमें। सर आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब दवा बेचनी होती है, जब दवा का प्रयोग करना होता है, तो ये लॉन्चिंग से पहले हिडन एजेंडा रखा गया और दवा का पता तो आपको भी नहीं पता चला, जबकि भारत सरकार तमाम देश में राज्यों से जो भी कंसल्टेंसी ली जा रही है आप उसका मुख्य हिस्सा है, आपसे पूछा जा रहा है, आपका प्रयोग पूरे देश में सराहा गया है। SMS
का नाम हुआ है पूरे देश में, बावजूद इसके आपको भी पता नहीं है और आयुष मंत्रालय को पता नहीं, भारत सरकार को पता नहीं है सर। जी, कभी भी कोई ट्रायल होती है वो रजिस्टर्ड ट्रायल होती है, जी। उसकी रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। जी। वो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इसी तरह से आयुर्वेद का भी कोई ड्रग कंट्रोलर ऐसा होता होगा जिसमें उनका रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। जी। उसके बिना कोई भी ट्रायल नहीं की जा सकती। जी। और ऐसा मरीज को बता के दिया जाता है, उसके साइन करे जाते हैं कि हम ऐसा ट्रायल करने जा रहे हैं, इसके साइड इफेक्ट क्या है, इसके इफेक्ट्स क्या हैं, और ये पूरी तरह से जब तक ट्रायल में रिक्रूटमेंट नहीं हो तब तक वो ट्रायल सक्सेसफुल कभी नहीं मानी जाएगी और उसकी कोई लेजिटिमेट वैल्यू नहीं होगी, लीगल वैल्यू नहीं होगी उस ट्रायल की। जी डॉक्टर साहब, आपसे एक बहुत गंभीर संवेदनशील सवाल ये भी है कि वहाँ जो मरीजों पर क्लिनिकल ट्रायल किया गया था वो माइल्ड एंड मॉडरेट मरीजों पर किया गया था, बिल्कुल नरम और हल्के लक्षणों वाले। अब इसमें ये कैसे तय किया जा सकता है कि जो गंभीर लक्षण वाले मरीज हैं वो कोरोनिल के उपयोग से, सेवन से बच जाएंगे, उनके जीवन बच जाएगा, ये दावा कैसे किया जा सकता है सर? जी, एक चीज मैं बताऊं, जो यूजुअल जो दवाइयां अभी तक ट्राई हुई हैं टॉप लेवल की, जो अभी मार्केट में और जो अमेरिका भी फॉलो कर रहा है, जैसे कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन या लोपिनाविर या कई तरह की दवा, एजिथ्रोमाइसिन, ये सारी मॉडरेट इलनेस में ट्राई करिए। माइल्ड इलनेस या एसिम्टोमेटिक, 80% तो एसिम्टोमेटिक हैं जो कि जिनको सिम्टम्स भी नहीं है, जो अपने आप ठीक हो जाएंगे कुछ ही दिन में, 7 से 10 दिन में। और मॉडरेट इलनेस जब कही जाती है जब उसमें निमोनिया का हल्का पैच हो, बाइलेटरल निमोनिया लेस देन 50% ऑफ द लंग फील्ड, प्लस उसका थोड़ा ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा हो, तो वो रिक्रूटमेंट अगर हो तो उसको मॉडरेट टू सीवियर इलनेस कहते हैं। और एक और एक्सट्रीम वैरायटी होती है 2.5% जिसकी मोर्टेलिटी होती है, करीब 5% ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कि क्रिटिकल इलनेस होती है। उसमें गुर्दे भी अफेक्ट हो सकते हैं, उसमें बीपी भी लो हो सकता है, उसमें ब्रेन में मूर्छा आ सकती है। तो इस तरह से मॉडरेट कैटेगरी जो है उसमें भी आपको एक्सरे वगैरह का देखना पड़ता है कि एक्सरे में कितनी फाइंडिंग थी और दवाई देने के बाद कितना क्लियर हुआ एक्सरे। सर ये साइंटिफिक बेसिस होता है। रमन शर्मा जी, जो इम्यूनिटी बूस्टर है उसको वायरस किलर कहना कितना तर्कसंगत लगता है आपको? टेक्निकल रेमेडीज आपको ज्यादा पता है, कितना तर्कसंगत लगता है इम्यूनिटी बूस्टर को जब वायरस किलर कहते हैं? तो हाँ, मैं इस बारे में बताना चाहूंगा कि 2 तरह की चीजें हैं, एक इम्यूनिटी बूस्टर और दूसरा एंटी वायरल ड्रग। आप इम्यूनो बूस्टर जो कह रहे हो, जिंक या बी कॉम्प्लेक्स या कुछ भी जो आयुर्वेदिक जो प्रिपरेशंस हैं, काढ़ा वगैरह, ये कहला सकती है कि इम्यूनिटी बूस्टर कहला सकती है, पर ये एंटीवायरल नहीं कहला सकती किसी भी हालत में। एंटीवायरल स्पेसिफिक वही दवाई होगी जिसमें कि वायरस को एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में देखा गया हो कि वो वायरल लोड रिड्यूस करती हैं, फिर उसके बाद ह्यूमन ट्रायल्स हो, उसके बाद देखा जाए कि वायरस को की ये दवाई देने के बाद जिस ग्रुप में ये दवाई दी गई है उसमें RT-PCR जो वायरल लोड है वो वायरल कितने दिन में डिसअपियर हो गया है। इसी तरह से एक हेड ये हो गया कि जो दूसरी स्टैंडर्ड ऑफ केयर कोई भी दवाई दी जाए और दूसरी उसमें एंटीवायरल दी जाए, तो हेड ऑन हेड ट्रायल होती है, इसमें कंपेयर किया जाता है कि ये एंटीवायरल का इफेक्ट इतने दिनों में आया, जबकि प्लेसिबो लाइक फॉलिक एसिड या कुछ भी दे सकते हैं अपन, और उसमें देखा जाए कि उसमें इफेक्ट कितने दिन हुआ। तो ये कंपैरेटिव ट्रायल्स होती हैं, हमेशा उसी की वैल्यू होती है, जो भी कंपैरेटिव ट्रायल होती है उसकी बहुत अधिक वैल्यू होती है। जी जगत शर्मा जी, मेरा जो सवाल अभी मैं रमन शर्मा जी से कर रहा हूं उसका मैं कानूनी जवाब आपसे चाहूंगा। मैं रमन शर्मा जी से सवाल कर रहा हूं, मेरा सवाल सुनिएगा। रमन शर्मा जी, ये जो फॉर्म भरा जाता है, जो डिक्लेरेशन मरीज का भरा जाता है अस्पताल द्वारा, तो क्या मरीज को इसकी जानकारी होना जरूरी है कि नहीं है? नहीं, मरीज को बिल्कुल जानकारी होना जरूरी है, तो उसे दस्तखत होते हैं उसके जी, और बिल्कुल उसको पढ़ के सुनाया जाता है। तो सर कई बार तो पहले ये भी था कि वीडियो कंसेंट ली जाए, जी रिकॉर्डिंग की जाए, इस तरह से था, वो आजकल हट गया है शायद, बट कुछ केसेस में वीडियो रिकॉर्डिंग भी मैंडेटरी होती है। नहीं सर, ये तो दुनिया की सबसे बड़ी सर एक ऐसी महामारी है सर, पेंडेमिक है जिसने कोहराम मचा रखा है, इसमें तो वीडियो रिकॉर्डिंग होना बहुत जरूरी है सर। कंसेंट का वीडियो रिकॉर्डिंग होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। रमन शर्मा जी, मैं जगत शर्मा जी हमारे साथ अधिवक्ता जुड़े हुए राजस्थान हाईकोर्ट के, उनसे जान लेता हूं। जगत शर्मा जी,
वीडियो रिकॉर्डिंग, और इसमें मरीज को पता होना जरूरी है, अगर नहीं पता है तो क्या इसमें क्रिमिनल ऑफेंस बनता है? बिल्कुल सर, क्रिमिनल ऑफेंस बनता है इनके खिलाफ डिफरेंट सेक्शंस के तहत। मैं एक बात कहता हूँ, मरीज की कंसेंट का जो बात है वो बाद में आती है। पहले जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि आप कोई ट्रायल शुरू करना चाहते हैं किसी दवा के लिए, तो पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है आपको। और ये बात बिल्कुल रामदेव जी ने जो किया है कल, उसमें साफ आ गई है कि इन्होंने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया। मैं आपकी जगत शर्मा जी, मैं आपकी जानकारी में डालना चाहूंगा, सेंट्रल ट्रायल ऑफ रजिस्ट्रेशन इस CTRI में, सेंट्रल ट्रायल ऑफ रजिस्ट्रेशन इंडिया में इन्होंने अपने ट्रायल के लिए रजिस्टर्ड करवाया है। वो सिर्फ ट्रायल का रिकॉर्ड रखती है, लेकिन जो दवा बेचने के लिए दूसरी संस्था है वो दवा बेचने का लाइसेंस जारी करती है, तो उसमें रिकॉर्ड तो करवाया, लेकिन वहां कहीं नहीं है कि जहां आपने दवा बेच रहे हैं उसके लिए कोई रिकॉर्ड है। वो रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है सर अभी। सर कोई रिकॉर्ड नहीं है, और अभी बहुत सारे कंफ्यूजन जैसे कल इन्होंने किया है, ये अचानक वो MP गवर्नमेंट के साथ के शिवराज सिंह से हमारी बातचीत हो गई है, तो सारा का सारा झोल है इनके में। मैं सर इसके मेडिकल एस्पेक्ट पे तो डॉक्टर साहब ने बताया, तो मैं दो बातों पे बात करना चाहता हूँ। एक तो लीगल और दूसरा मोरल। लीगल ये है कि जो अभी कानून लागू है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, उसमें साफ है कि किसी तरह का झूठा दावा नहीं करेंगे, किसी तरह का झूठी ऐसी कोई चेतावनी नहीं देंगे लोगों में भय डर इस तरीके का पैदा करती है। तो रामदेव ने जो किया है वो झूठा दावा है एक तरीके से, उसमें वो पनिशेबल ऑफेंस है। जो गाइडलाइंस आयुष मंत्रालय ने जारी कर दी उनके अंतर्गत वो पनिशेबल ऑफेंस है। ड्रग एंड रेमेडीज आपत्तिजनक विज्ञापन के तहत वो पनिशेबल ऑफेंस है, जो कि आयुष मिनिस्ट्री ने कल खुद कहा है कि अगर आप ये विज्ञापन नहीं रोकोगे, ये प्रचार करना बंद नहीं करोगे, तो हम आपके खिलाफ इसके तहत एक्शन लेंगे। सवाल ये है, मैंने आपसे पहले भी कहा कि रामदेव पूरे दिन कल वो विज्ञापन कर चुके हैं, और मैं तो एक कदम आगे जाके कहना चाहता हूं कि ये जो न्यूज चैनल्स हैं जिन्होंने न्यूज के नाम पर एक तरीके से पूरे दिन कल इस दवा का प्रचार किया, इनके खिलाफ भी भारतीय प्रेस परिषद को एक्शन लेना चाहिए। जी बिल्कुल जी बताएं। मोरल इसका ये है, यहाँ सवाल आयुर्वेद की प्रामाणिकता, उसकी विश्वसनीयता पर नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि रामदेव जिस तरीके से कामकाज कर रहे हैं वो आयुर्वेद की साख को ही खत्म कर रहे हैं। जिस लेवल का ये पेंडेमिक है पूरी दुनिया में फैला हुआ है, उसके इलाज के लिए अगर मुंह उठा के इस तरीके से दावा किया जाए, और वो भी आयुर्वेद के नाम पे, तो ये आयुर्वेद को ही खत्म कर रहे हैं। ये आयुर्वेद के लिए खतरनाक है ऐसे लोग। जबकि माहौल ये बनाया जा रहा है रामदेव जैसों की अगर इन चीजों का विरोध किया जाए तो कि विरोध करने वाले आयुर्वेद के खिलाफ है। अरे भैया, वो आयुर्वेद के खिलाफ नहीं है, वो आयुर्वेद को उल्टा बचाना चाहते हैं, उसकी साख को बचाना चाहते हैं। डॉक्टर रमन शर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगा, एलोपैथिक के इलाज के लिए मरीज भर्ती होता है और अगर उसका आयुर्वेदिक इलाज किया जाए तो अस्पताल स्वतंत्र है कि किसी भी तरह का इलाज कर सकता है, प्रयोग कर सकता है मरीज पर, डॉक्टर स्वतंत्र है, ये आपसे जानना चाहूंगा। नहीं, अगर हमारे यहाँ जैसे क्लिनिकल ट्रायल में रिक्रूट होते हैं पेशेंट, हम ट्रायल कर रहे हैं, बहुत बड़ी ट्रायल, सॉलिडेरिटी नाम है उस ट्रायल का, तो उसमें बहुत स्ट्रिंजेंट कंडीशन है, बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशंस होती है कि कैसे रिक्रूट करना है, और सारा एक एक डेटा अपलोड होता है WHO के पास। हम उसमें कोई एडिशनल मेडिसिन नहीं दे सकते, और किसी भी क्लिनिकल ट्रायल को करने आयुर्वेदिक ड्रग्स के उसकी परमिशन लेनी पड़ती है, और उसमें प्रोफेसर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, आयुर्वेदाचार्य होना चाहिए, जो कि हम नहीं कर सकते। हमारे पास वो अथॉरिटी नहीं है, हमारे पास कोई आयुर्वेद का प्रोफेसर नहीं है जो कि उसमें रिक्रूट कर लें कि भाई आप इस ट्रायल के लिए। और हम ऐसे बिना अपने मन मर्जी से जो भी कोई क्लिनिकल ट्रायल्स होती है, हम कई तरह की ट्रायल्स करते रहते हैं, क्लिनिकल ट्रायल, ना कि नॉट ओनली कोविड-19 बट दूसरी बीमारियां, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, SLE वगैरह की ट्रायल भी करते हैं, उसमें दवाइयों का प्रयोग होता है, पर हम अपने मन से कोई एडिशनल दवाई नहीं दे सकते, क्योंकि वो ट्रायल का पर्पस डिफीट हो जाता है। उसमें हम एक भी चीज ऐड नहीं कर सकते अपनी मर्जी। डॉक्टर साहब, एक बात और जानना चाहते हैं, आपकी टीम का नाम पूरे देश में रोशन हुआ जिस तरह आपने काम किया कोरोना के लिए, लेकिन आप भी वही हैं, क्या आपसे कोई डिस्कस हुआ था, आपको कोई जानकारी इस बारे में प्राप्त हुई थी कि इस तरह से कोई निम्स यूनिवर्सिटी या पतंजलि वहां पर कोई प्रयोग करने जा रहा है या कोई ऐसी दवाई बनाने जा रहा है, इस तरह की कोई बात आपको पता लगी थी?
नहीं जी, हमें तो सिर्फ टीवी से पता चला कि इस तरह की है, कोई दवाई निकली है कोरोनिल टैबलेट। तो हमारे जो डॉक्टर्स का ग्रुप है उसने काफी विरोध किया है, क्योंकि साइंटिफिक अगर एविडेंस कुछ लेते ये लोग तो अमेरिका भी भेज देनी चाहिए थी इनको दवाई। हर एक जने को ठीक हो जाते हैं, क्यों मॉर्टेलिटी को रिड्यूस नहीं किया गया? तो सर ये एडिशनल ड्रग उसमें बदल दी गई, एडिशनल ड्रग उसमें चेंज कर दी गई और आयुर्वेद का उपचार किया गया। उन्होंने अपनी तरफ से सफ़ेद मूसली अश्वगंधा तुलसी की गोली बना के जो उनको दी और अपने क्लिनिकल इन हाउस क्लिनिकल ट्रायल किया। तो इस बात के लिए स्वतंत्रता कैसे प्राप्त होती है? स्वतंत्रता क्या उनके लिए वैध है? नहीं, ऐसे स्वतंत्र उनको प्रूव करना पड़ेगा कि ये वायरस को हमने इरेडिकेट कर दिया, तब तो इसका एंटी वायरल इफेक्ट माना जाएगा। तो वो प्रूव करना पड़ेगा कि इतने टेस्ट है, और जो ग्रुप ऑफ पेशेंट आपने रिक्रूट किया है उसका भी क्राइटेरिया होना चाहिए कि हर तरह के ग्रुप के पेशेंट में ट्राई करनी चाहिए। 85% तो वैसे ही ठीक हो रहा है, तो बी कॉम्प्लेक्स आएगा तो मैं कह दूंगा कि हाँ ये तो बी कॉम्प्लेक्स भी एंटीवायरल ड्रग है, ये फोलिक एसिड है वो भी एंटीवायरल ड्रग है, इससे मरीज ठीक हो गया। देखो ये प्रॉब्लम ये है बीमारी की इसमें कि एसिम्टोमेटिक है ज्यादातर, और ज्यादातर अपने आप ठीक हो जाते हैं, घर पे रहे दूसरों को ना फैलाएं। ये प्रिवेंशन को तो अपन वो अंडरमाइन नहीं कर सकते या उसको छुपा नहीं सकते। सबसे अहम हिस्सा अभी भी इन्फेक्शन प्रिवेंशन है, सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा वही है जी। अपने ध्यान रखें, डिस्टेंस रखें, मास्क पहने, सैनिटाइजर, हाथ धोना, इसको कभी भी नहीं भूल सकते कि आपने कोई दवाई खा ली उससे मेरा कोरोना ठीक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जगत शर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगा, आयुष मंत्रालय को पता नहीं, भारत सरकार को पता नहीं और तमाम सरकारी अमले को कोई जानकारी नहीं, बावजूद इसके इतनी बड़ी लॉन्चिंग हो जाती है और पूरे देश में ढिंढोरा हो जाता है। कोरोना पे कोहराम मचा हुआ है और उसको थामने के लिए जो दवाई आती है वो भी कोहराम मचा देती है। किस तरह देखते हैं? ये तो मानवीय कहीं मूल्यों की भी क्षति है। आपकी नजर में क्या, आपसे जानना चाहते हैं? सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस कोरोना पीरियड में पिछले 2-2.5 महीने में हमने कई वीडियोज ऐसे देखे हैं कि किसी गांव के आदमी ने या किसी भी आदमी ने कोई भी बात कोरोना के बारे में कह दी कि साहब मैं ऐसे इलाज कर दूंगा या इस चीज को लेने से हो जाएगा। तो कई वीडियोज ऐसे देखे हैं कि पुलिस ने उस आदमी को पकड़ा है, मारा है, पीटा है, वीडियोज बनवा के उससे माफी मंगवाई है। इस तरह के वीडियो तो आम आदमी के लिए तो वो है तरीका, बिल्कुल आम आदमी से तो उस तरीके से डील करेगा जी। और रामदेव जो इतना बड़ा फ्रॉड इतना दिन दहाड़े कर रहे हैं, सरकार को पता है, उनको सरकार अपराध करने के बाद चेतावनी दे रही है। चेतावनी देने की जरूरत ही नहीं थी, आयुष मंत्रालय को डायरेक्ट FIR करवानी चाहिए थी सर। जी जी। जगत शर्मा जी, रमन शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े ANB न्यूज के साथ। जिस तरह कोरोना संकट के दौर में दुनिया के सभी बड़े देश कोरोना की दवा बनाने की कोशिश में जुटे हैं, भारत में कोरोना की दवा बनाने को लेकर लगातार तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में पतंजलि का दावा है कि उन्होंने कोरोना वायरस को मात देने वाली दवाई बना ली है। योग गुरु रामदेव ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। हालांकि उनकी इस दवा को लेकर अब विवाद शुरू हो गया है। क्या है ये पूरा विवाद, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पतंजलि ने कोरोना बीमारी के इलाज की दवा कोरोनिल बनाने का दावा किया है, लेकिन बाबा रामदेव की इस दवा पर आयुष मंत्रालय ने तलवार लटका दी। आयुष मंत्रालय ने फिलहाल दवा के विज्ञापन पर रोक लगा दी है और पतंजलि से जानकारी मांगी है। हालांकि पतंजलि की ओर से कहा गया कि मंत्रालय को जानकारी दे दी गई है। कोरोनिल पर फंसा पेच। उधर इस मामले में केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नाइक का कहना है कि बाबा रामदेव को अपनी दवाई की घोषणा बिना किसी मंत्रालय से अनुमति लिए मीडिया में नहीं करनी चाहिए थी। हमने उनसे जवाब मांगा है और पूरे मामले को टास्क फोर्स को भेजा है। बाबा रामदेव से जो जवाब मांगे गए उन्होंने उसका जवाब दिया। पतंजलि ने नहीं ली कोई अनुमति। आयुष मंत्री श्रीपद नाइक के मुताबिक
पतंजलि के जवाब और मामले की टास्क फोर्स समीक्षा करेगी कि उन्होंने क्या क्या फॉर्मूला अपनाया। उसके बाद उनको अनुमति दी जाएगी। इसी के मुताबिक कोई भी व्यक्ति मेडिसिन का वो साइंटिफिक वैलिडेशन कर सकता है अपने अपने हॉस्पिटल में या अपने अपने कहा, और इसके बाद में वो सब डिटेल जो है तो आयुष मंत्रालय को भेजना पड़ेगा कंफर्मेशन के लिए। ये तो रूल था। इसी के मुताबिक हाँ, बहुत खुशी की बात है, नया मेडिसिन उन्होंने तैयार किया है, और जो तैयार किया है वो आयुष के पास आना चाहिए। इसके पहले किसी ने उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए, हमारी बात है। इसलिए हमको कहा कि आपका जो कुछ आपने किया है वो पेपर यहाँ भेज दो, वो हम आपको कंफर्म करके उसके आगे विचार करेंगे, दे देंगे। ये तो रूल है। इसके बगैर वो कोई भी व्यक्ति एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकती है। यही तो मुद्दा था, और मेरे ख्याल से उन्होंने कल डॉक्यूमेंट भेजा हुआ है और हम वो स्क्रूटिनी करके उसका ये करेंगे आगे उसका जांच करके वो हम डिक्लेयर करेंगे कि वो सही है कि नहीं। या तो इसमें कितना वक्त लगेगा सर, क्योंकि कोरोना का कहर भी बढ़ता है। या तुरंत करेंगे। जो पद्धतियां है ना, जो रूट है जो करने का, उसके मुताबिक हम कर लेंगे। आयुष मंत्रालय भी बना रहा है दवाई। वहीं आयुष मंत्री श्रीपद नाइक ने कहा कि परमिशन नहीं लेना ही हमारी आपत्ति है। अगर कोई दवाई लेकर मार्केट में आता है और बनाता है तो ये खुशी की बात है, उससे किसी को ऐतराज नहीं। आयुष मंत्रालय भी अपनी दवाई पर काम कर रहा है और जुलाई महीने तक आयुष मंत्रालय कोरोना वायरस की दवाई को लेकर मार्केट में आ सकता है। बाबा रामदेव ने किया था ये दावा। गौरतलब है कि बाबा रामदेव ने दावा किया था कि पतंजलि ने कोरोना की दवा को बना लिया है, जिसे कोरोनिल नाम दिया गया। बाबा रामदेव के मुताबिक दवा के 2 ट्रायल किए गए, पहला क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी और दूसरा क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल। क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी के तहत देश के अलग अलग शहरों के 280 रोगियों को शामिल किया गया, जिसमें 100% मरीजों की रिकवरी हुई। एक भी मौत का मामला सामने नहीं आया। क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल में 3 दिन के अंदर 69% रोगी रिकवर हो गए, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए। 7 दिन के अंदर 100% रोगी रिकवर हो गए। देसी सामान से कोरोनिल बनाने का दावा। पतंजलि के मुताबिक दवाई को बनाने में सिर्फ देसी सामान का इस्तेमाल किया गया, जिसमें मुलेठी, काढ़ा, गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी, स्वासरी और अणु तेल शामिल है। अश्वगंधा से कोविड-19 के रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन यानी आरबीडी को शरीर के एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एसीई से नहीं मिलने देता। निम्स यूनिवर्सिटी ने मिलकर बनाई दवा। हालांकि यह दवा पतंजलि ने अकेले नहीं बनाई। इस दवा को बनाने के लिए राजस्थान के निम्स यूनिवर्सिटी का सहयोग रहा। दरअसल पतंजलि और राजस्थान के निम्स यूनिवर्सिटी ने एक साथ मिलकर कोरोना की आयुर्वेदिक औषधि तैयार करने का दावा किया है। पतंजलि से बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और निम्स यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आइए जानते हैं कि कौन है डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर। कोरोना संकट के दौर में दुनिया के सभी बड़े देश कोरोना की दवा बनाने की कोशिश में जुटे हैं। भारत में कोरोना की दवा बनाने को लेकर लगातार तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और इसी क्रम में पतंजलि का दावा है कि उन्होंने कोरोना वायरस को मात देने वाली दवाई बना ली है। योग गुरु रामदेव ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। पतंजलि से आचार्य बालकृष्ण ने निम्स यूनिवर्सिटी के चांसलर और संस्थापक डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर को भी इसका श्रेय दिया है। आचार्य बालकृष्ण ने निम्स के संस्थापक डॉक्टर तोमर का कुछ इस प्रकार से परिचय दिया। उन्होंने बताया कि डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर मॉडर्न मेडिकल साइंस की प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित संस्था निम्स यूनिवर्सिटी राजस्थान के चांसलर, संस्थापक
और सर्वे सर्वा हैं। उन्होंने कोरोना की दवा विकसित करने में संस्था के जो भी मुख्य लोग थे सबको इसमें लगाया। बालकृष्ण ने बताया कि डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर ने किंग्स कॉलेज हॉस्पिटल स्कूल ऑफ मेडिसिन लंदन से पढ़ाई की। इसके बाद इंग्लैंड में काम किया और वहां हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में डॉक्टर तोमर ने कई रिसर्च का काम किया। आचार्य बालकृष्ण के दावों के उलट तोमर का रिकॉर्ड। हालांकि आचार्य बालकृष्ण की ओर से डॉक्टर बीएस तोमर की जितनी तारीफें की, उसके विपरीत बीएस तोमर का क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। ये मामला था बीएस तोमर के खिलाफ। आपको बता दें, दिसंबर 2018 में आमेर थाने में एक 25 वर्षीय युवती ने एफआईआर दर्ज करवाई, जिसमें उसने शिकायत की थी कि वो कॉलेज में सहायक प्रबंधक के रूप में काम कर रही थी। इस दौरान निम्स विश्वविद्यालय के चेयरमैन बीएस तोमर ने आमेर के एक होटल में उसके साथ दुष्कर्म किया। चंदवाजी स्थित निम्स यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डॉक्टर बीएस तोमर के खिलाफ महिला कर्मचारी ने दुष्कर्म का आरोप लगाकर आमेर थाने में मामला भी दर्ज करवाया। पीड़िता का आरोप था कि तोमर ने 3 साल तक जयपुर और दिल्ली ले जाकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। पुलिस मुख्यालय की क्राइम ब्रांच की टीम मामले की जांच कर रही थी। गौरतलब है कि दुनिया भर के देश इस समय कोरोना वायरस की दवा की खोज कर रहे हैं और बाबा रामदेव की ओर से भी दवा बनाने का दावा किया गया, लेकिन आयुष मंत्रालय का कहना है कि इस दवा के बारे में मंत्रालय को कोई जानकारी नहीं दी गई। तो वहीं दूसरी तरफ पतंजलि की ओर से जिस यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर यह दवा बनाई गई है, वहां के चेयरमैन का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, जिसके बाद अब बाबा रामदेव की ये दवा अधर में लटकती नजर आ रही है। स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। कोरोना पर कोहराम मचा हुआ है और कोरोनिल ने आकर उसको और बढ़ा दिया है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार नारायण बारेठ। नारायण बारेठ जी, आपका ANB न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। नारायण बारेठ जी, इम्यूनिटी बूस्टर को वायरस किलर कहा जा रहा है, लॉन्च कर दिया गया, सरकार को पता नहीं है, सरकार ने फिर उस पर आपत्ति जताई। किस तरह से देखते हैं पूरे मामले को? ये बहुत हास्यास्पद है। मैं नहीं था तब भी आयुर्वेद था, मेरे बाद भी आयुर्वेद रहेगा। ऐसे ही बाबा रामदेव जब नहीं थे तब भी आयुर्वेद था और आज भी आयुर्वेद है, कल भी रहेगा। आयुर्वेद की प्रामाणिकता पे कोई संदेह किसी को नहीं है, उसमें भरोसा है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने वालों पे सवाल जरूर उठ सकते हैं। इतना बड़ा आपने काम किया, आपने किसी को पता तक नहीं लगने दिया। आप इतने समय से औषधि क्षेत्र में हैं, आप आयुर्वेद की औषधियां बनाते हैं, आपका बड़ा व्यापार और विस्तार है, आपने ऐसा क्यों किया? ये तो कोई पवित्र काम नहीं है इस तरह करना। जब आपको पता है कि कितने इसके नियम बने हुए हैं, आपने कोई पालना नहीं की उसकी, आपने इसको छुपाया क्यों? ये छुपाना ठीक नहीं था। और जो हमारा ये संगठन है, जो मेडिकल इसका रिसर्च का ICMR, उनका वास्ता WHO से है और WHO के इससे हम कार्यवाहक अध्यक्ष भी हैं। हमारा मैंडेट WHO का मैंडेट है। हम कोई ऐसा जुआ नहीं खेल सकते इसकी प्रामाणिकता न हो, जो विज्ञान की कसौटी पे खरा न उतरता हो। मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि हमें आयुर्वेद पे कोई संदेह नहीं, क्योंकि आयुर्वेद पतंजलि 5000 साल पहले थे, चरक है वो भी बहुत BC के पहले थे। और आप बिना अध्ययन किए हुए, बिना उसकी साइंटिफिक अप्रूवल के आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हिंदुस्तान में जो कानून बने हुए हैं उसमें बहुत साफ है कि जो हिंदुस्तान की क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री है, जब तक आपका उसमें पंजीयन न हो, आप प्रोग्राम बताएंगे बहुत एडवांस में, आप बताएंगे कि ट्रायल कहाँ करेंगे, ट्रायल के परीक्षण कहाँ होंगे, एक्सपर्ट रहेगा, टाइम टेबल देंगे, उसके रिजल्ट बताएंगे, एनालिसिस करेंगे, उसके बाद वो प्रमाणित होगा, तब होगा। क्योंकि भारत में जो ये दवा बनती है, आयुर्वेद है, सिद्धा है, यूनानी होम्योपैथी है, इनकी दवाइयां जो हिंदुस्तान का ड्रग और कॉस्मेटिक रूल्स है उसके तहत नहीं आती है।
अगर नहीं आती है तो हमारा आयुष मंत्रालय उसके तहत 2 संस्थाओं से संपर्क में रहता है। एक तो ड्रग स्टैंडर्ड अथॉरिटी और दूसरा ड्रग नियंत्रण संस्था। इन दोनों के साथ एक्सपर्ट भी रहते हैं। आपको वहां रजिस्टर करना चाहिए था, आपको बताना पड़ेगा कि आपकी ये ट्रायल कैसी थी, किस तरह की ट्रायल थी, इसमें 10 तरह के साइंटिफिक सवाल होंगे, मेथड क्या था, उस मेथड की प्रमाणिकता क्या है, और आपने क्यों गोपनीय रखा, वो पेशेंट कौन थे, ये सब चीजें ठीक है। कई बार मानते हैं कुछ चीजें विज्ञान में जब तक वो प्रमाणित न हो हम गोपनीय रखते हैं, लेकिन ये गोपनीय आप आवाम से रख सकते थे, आप मार्केट से रख सकते थे। आपने यकायक बाजार के प्रचार की तरह ऐसे किया जैसे आप तिजारत करने वाले हो, तो ये उनको शोभा नहीं देता है। ये एक गैर जिम्मेदाराना उनका काम था, उनको नहीं करना चाहिए था। उनकी अपनी शोहरत है, उनका एक व्यक्तित्व है, ठीक है, आपकी सरकार से निकटता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप नियमों का अनदेखा करें। बिल्कुल बिल्कुल, निकटता से कहीं नियमों की अनदेखी हुई। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर एस बनर्जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनवी न्यूज पर। नमस्कार डॉक्टर साहब, जिस तरह से दवाई लॉन्च कर दी गई और जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि इम्यूनिटी बूस्टर है, जबकि इसको कहा जा रहा है वायरस किलर है, ये कोरोना को समाप्त कर देगा पूरे देश से, दुनिया से, ये कितना जायज़ और कितना सही है चिकित्सकीय नज़र में और तमाम मानवीय दृष्टिकोण में? देखिए, ऐसा है कि ये दवाई जो है कहाँ से आई, ये ठीक है आयुर्वेदिक दवाई है, इम्यूनिटी बूस्ट करता होगा, पर इन्होंने जो स्टडी किया है, स्टडी का पैटर्न क्या रहा, इनके पास कौन सा आम है, इन्होंने कंपैरेटिव स्टडी किया है क्या, एक तो नॉर्मल में करना और एक बिना इसके दवाई दिया है और एक दूसरे आम में इन्होंने स्टैंडर्ड केयर पे लिया है, तब तो कंपैरेटिव होता है। और दूसरी बात, जहाँ तक हम जानते हैं, निम्स यूनिवर्सिटी में जो पेशेंट्स गए थे ये एसिम्प्टोमेटिक थे, क्वारंटाइन टाइप में थे। अब इनमें इन्होंने दवाई दिया, मेरे ख्याल से तो बिना दवाई के ही ये इम्प्रूव कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द पेशेंट। उनके पास हमने मॉडरेट टू सीवियर वाले कोई मरीज गए ही नहीं वहाँ पे। इनके जो भी पेशेंट सीरियस होते थे उनको हमने SMS में वापस बुला लिया था। तो ये कहना मुश्किल है कि ये दवाइयाँ, मतलब ये जो दवाई लॉन्च हुई है इससे कितना फायदा हो रहा है, मेरे ख्याल से ये स्टडीज आगे की मांगती है और उसके बाद ही बता सकते हैं। ये बड़ा प्रीमेच्योर होगा कि अभी से ही बता दें कि ये वंडर ड्रग है। पूरी मानवता खतरे में है इस समय, और इस समय ऐसी एक ये कह देना कि इस दवाई से पूरी दुनिया में कोरोना खत्म हो जाएगा, कितना आपको कैसे लगता है? आप इस प्रोफेशन में हैं, वो गंभीरता कहीं आपको हजारों केस जब आप देखते हैं, जब रात दिन अपना लगाते हैं, तो आपको लगता होगा कि ये क्या हो रहा है, इस तरह से कोई कैसे कर सकता है ये सब चीजें? ये मेरे ख्याल से बहुत प्रीमेच्योर स्टेटमेंट है देना कि इस दवाई से कोरोना खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी तक कोई पुख्ता कोई दवाई नहीं आई है। अमेरिकन जो दवाई है, जो रेमडेसिविर, वो बड़ा कहा जा रहा था, और ये जो है ये इबोला वायरस के लिए ट्राई किया गया था, गाइलियड साइंसेस ने इसको लॉन्च किया था, वो इसमें इफेक्टिव नहीं था। तो इसको इन्होंने स्टडी किया अमेरिका में, और इसने बताया कि भाई मॉडरेट टू सीवियर को ये प्रोग्रेशन को कम करता है। तो ये एक आध दवाइयां हैं, इसके अलावा क्योंकि कोई दवाई नहीं है तो अब हर कोई क्लेम कर रहा है। मेरे ख्याल से इट विल बी टू प्रीमेच्योर टू से कि यार ये दवाई वंडर ड्रग है। बिल्कुल। नारायण बारेट जी, आपसे सवाल लेना चाहेंगे कि जिस तरह दवा लॉन्च कर दी जाती है, सरकार को कुछ पता नहीं है, तमाम क्लिनिकल ट्रायल किए जाते हैं, इन हाउस क्लिनिकल ट्रायल किए जाते हैं, मरीज को पता होना चाहिए, सारे आपस में बाबा रामदेव और बालकृष्ण और बलबीर तोमर कहीं एक दो जो जहाँ पर ये सब क्लिनिकल ट्रायल किया हुआ होगा वहाँ पर गए भी होंगे। कहाँ कैसी गंभीरता नजर आती है? आप इन सब पूरे तथ्यों को जब देखते हैं, आपके सामने जब ये तथ्य आते हैं, कल से जो मामला है आयुष मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी है, तब क्या लगता है आपको? देखिए, हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है और ऐसी समस्या हम रोजमर्रा में भी देखते हैं कि आपको गली गली में ऐसे नीम हकीम मिलते हैं जो हर मर्ज के इलाज का दावा करते हैं, और इसीलिए हमने कानून बनाया है। जब भारत में पैर पसारने शुरू किए थे कोरोना ने, उसी समय आयुष मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की थी, अप्रैल में एक सर्कुलर जारी किया था कि कोई भी पैथी है, अगर उसको कोई इस पे दवा बनानी है तो ये मोडस ऑपरेंडी होगी
ये गाइडलाइन होगी, ये एथिक्स होंगे, ये पैरामीटर होंगे, आपको चेक कराना पड़ेगा, आप उनकी उपस्थिति में उनको जानकारी देकर कराएंगे। बहुत सारे वैज्ञानिक सवाल आपसे पूछे जाएंगे जिसका आप उत्तर नहीं देते, आप अचानक मार्केट में ले जाते हो। आपका मकसद क्या था? आपको इसको विज्ञान की कचहरी में ले जाना चाहिए था, आप बाजार में ले गए इसको। लोग जो इस पर नजर रखते हैं, पूरे संसार की इस पे निगाहें हैं। बेशक दम है जड़ी बूटियों में हिंदुस्तान की, लेकिन ये पूछना चाहेंगे कि आपने कैसे क्लिनिकल ट्रायल की है, वो लोग कौन थे, वो इंटरवेंशनल थी, ऑब्जर्वेशनल थी, उसकी बायोएबिलिटी क्या थी, उसकी बायो इक्विवेलेंस क्या थी, और उसके जो रिजल्ट है वो कैसे है, साइंटिफिकली वो किस पैमाने पे उतरे हैं। ये खतरा हिंदुस्तान में हमेशा रहा है कि दुनिया भर के लोग इलाज का दावा करते हैं, इसमें बहुत सारे लोग ठगे जाते हैं। मैं नहीं कहता कि इनका उससे मैं जोड़ रहा हूं, लेकिन जो इन्होंने कार्य किया है वो शोभनीय नहीं है कि आप अचानक सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो। हिंदुस्तान एक कानून सम्मत राज्य है जहां रूल ऑफ लॉ है, आपको बताना चाहिए था। आईसीएमआर का मैंडेट विज्ञान का है। जब हमारे पहले प्रधानमंत्री भारत के बने थे पंडित नेहरू, उन्होंने सबसे पहले जोर दिया था कि शिक्षा का आधार ये होना चाहिए कि उसका विद्यार्थी में वैज्ञानिक मिजाज पैदा करे। तो आपने जो ये किया उसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए था। आप खाली नुस्खा नहीं बता सकते, ठीक है, वो प्रशंसनीय है कि आप कोई काढ़ा बताते हैं। वो आयुष मंत्रालय ने भी उसको कहा है कि उसमें ये चीजें जो आपको थोड़ा इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, लेकिन इलाज तो नहीं है। कल आपकी दवा पे, आपके प्रचार से किसी मरीज को नुकसान हो जाए, बड़ी तादाद में रोज हजारों पेशेंट आ रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, उत्तरदायी कौन होगा? हम आपकी मंशा पे सवाल नहीं उठाएंगे, लेकिन आपका मोडस ऑपरेंडी है वो आपकी मंशा पे संदेह भी पैदा करता है। तो आपको, अगर आपके भाव पवित्र थे, आपने पाकीज़गी थी, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हिंदुस्तान के डॉक्टर बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और कोरोना से लड़ रहे हैं, और संसार के बाकी मुल्कों के मुकाबले उन्होंने बेहतर कार्य किया है। अगर आप उनको विश्वास में लेके करते तो आपको मदद होती, विज्ञान को मदद होती, भारत को मदद होती, भारत का नाम होता। आज अमेरिका जैसे देश में 30% डॉक्टर भारत के हैं, तो आप उन डॉक्टरों को कॉन्फिडेंस में लेके करते। हमारी जो विज्ञान की संस्थाएं हैं उनसे बातचीत करते, उनके प्रतिनिधि को बताते, आप रजिस्ट्री करवाते। बिना रजिस्ट्री कराए हुए, क्योंकि रजिस्ट्री कराते तो आयुष मंत्रालय आपको नोटिस नहीं देता, बिना कार्यक्रम बताए हुए, बिना संस्था के बताए हुए, हम ये भी पूछेंगे कि भारत में 462 मेडिकल कॉलेजेज हैं, आप इसी में क्यों करवाया? फिर आपने इसको चुप क्यों रखा? दोनों संस्थाओं ने इसको गोपनीय रखा। जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर बनर्जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्लिनिकल ट्रायल होता है, हमारे साथ पहले डॉक्टर रमन शर्मा जुड़े हुए तो उनसे भी हमने पूछा था, आपसे पूछ रहे हैं, क्लिनिकल ट्रायल होता है, मरीज को जानकारी होनी चाहिए कि उसके ऊपर कोई प्रयोग किया जा रहा है, वो उससे सहमत है या नहीं है, ये तमाम तरह की बातें होती हैं। मॉडस ऑपरेंटी होती है, जैसा नारायण बारेट ने कहा कि एक मॉडस ऑपरेंटी होती है, तमाम सरकार को पता रहता है लेकिन किसी को कुछ पता नहीं है, हिडन एजेंडा होता है और सीधी दवा लॉन्च हो जाती है। किस तरह देखते हैं इसको? भाई ऐसा है कि जो मरीज को तो उसके रिटर्न कंसेंट लिया जाता है, इसमें फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद मरीज को बताया जाता है, ह्यूमन वॉलंटियर्स लिए जाते हैं, उसके बाद ये देखा जाता है। आप एकाएक ही कहीं से आप स्टडी कर लेते हैं और इसको आप कह देते हैं कि साहब ये वंडर ड्रग है, तो मेरे ख्याल से तो ये मतलब बहुत ही प्रीमेच्योर बात हुई है। लेकिन अगर ये दवा बाजार में आती है और लोग इसका सेवन करते हैं तो ये उनके संग क्या होगा, आपसे ये जानना चाहते हैं। हाँ, दो बातें हैं। एक तो हमें इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में पता नहीं है ना, तो इसके क्या साइड इफेक्ट्स है, प्रेग्नेंट मदर में, दूध लैक्टेटिंग मदर में इसका क्या कोई रिस्क तो नहीं रहता, ये सब हमें कुछ नहीं पता। ये सेफ्टी नॉर्म्स तो पहले बताना चाहिए। मैं इससे भी बड़ा आपको प्रॉब्लम ये बता रहा हूँ, अगर आपने इसको वंडर ड्रग करके लॉन्च कर रहे हो तो लोगों को गलतफहमी हो जाएगी। आप जो बेसिक जो प्रिवेंशन की चीजें हैं, हैंड वॉशिंग, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, इसके लिए तो वो क्या करे, यार मेरे पास तो वंडर ड्रग है, तो आप थोड़ा कैजुअल और वो हो जाते हो, निश्चिंत हो जाते हो, आप थोड़ी सी क्या कहते हैं, नेग्लिजेंट हो जाते हो इसकी वजह से, तो इससे ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। बिल्कुल। नारायण बारेट जी, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर बनर्जी ने बताया, प्राइमा फेसी जो प्रिवेंशन है उन सबसे ध्यान हट जाएगा आपका और आपको लगेगा कि दवाई ले ली है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कैसे लगता है जब एक महामारी से पूरा देश लड़ रहा है और
जब जो तथ्य हैं वो उसके प्रमाणिक नहीं है, आयुष मंत्रालय ने कहीं गंभीरता प्रकट की है, किस तरह देखते हैं पूरे मामले को कि अब क्या होना चाहिए? देखिए, इसमें दो एस्पेक्ट जोड़े हैं हमारे मंत्रालय ने या भारत सरकार ने। एक तो है इसमें साइंटिफिक और दूसरा इथिकल। विज्ञान और नैतिकता, इन दोनों की कसौटी पे ये चीज समझौता करती हुई नजर आती है। इसलिए बड़ा चुनौती भरा है। जो बाबा का कद है, सरकार से उनकी निकटता है, जो मीडिया में उनका क्लाउट है, मैं तो इस बात के लिए अप्रिशिएट करूंगा हिंदुस्तान की संस्था को जिसने इनके उस पर रोक लगाई है, क्योंकि हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि का प्रभाव पड़ सकता है। ये अच्छा कर रहे हैं तो हमारी छवि अच्छी हो सकती है, लेकिन आप रास्ता कौन सा चुन रहे हैं? आप क्यों अंधेरे में रखते हो इतनी बड़ी संस्थाओं को? आपको सबसे पहले हमारे डॉक्टर, हमारे साइंटिस्ट, हमारे एक्सपर्ट, उनको बताना चाहिए था, न कि आपको टीवी चैनल पे जाना था। इसका मतलब आपका मकसद कुछ और है, इसीलिए इतना सवाल और हंगामे हुए हैं। तो हम जोखिम नहीं ले सकते, भारत जोखिम नहीं ले सकता। आपकी सरकार से कितनी निकटता हो, जो आईसीएमआर है वो एक वैज्ञानिक बॉडी है, उसमें डॉक्टर्स नुमाइंदगी करते हैं, वो डब्ल्यूएचओ से कनेक्टेड है और हम इस समय डब्ल्यूएचओ के शीर्ष पद पे भी हैं। तो हमें ये हमारे लिए शोभनीय बात नहीं है कि इस तरह के समझौते करें। इसलिए उनको फिर से अपना पक्ष रखना चाहिए, साइंटिफिकली प्रूव करना चाहिए, दोबारा ट्रायल करे, वो जो प्रक्रिया है उसको अपनाए। ऐसे तो कोई भी कर लेगा। आज आप इनको अनुमति दे रहे हो, तो कोई भी आदमी आके कह देगा सर मेरे पास से नुस्खा है। और ऐसे कई चीजें भारत में घूम रही है जिनकी कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। अंधविश्वास हो जाता है। अंधविश्वास से नहीं, अगर विश्वास के साथ तर्क नहीं है तो अंधविश्वास में बदल जाता है। आपके साथ तर्क होना चाहिए, विज्ञान होना चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए। ये सब मिलाकर के आप करेंगे तो आपका काम सराहनीय होगा, देश आपको सराहकों पे लगेगा। बिल्कुल। डॉक्टर बनर्जी, जिस तरह ये पूरा मामला अब संदेह के घेरे में आया है, प्रमाणिकता पर संदेह प्रकट किया गया है, इम्यूनिटी बूस्टर को कहीं वायरस किलर बताया जा रहा है, अभी कोई दवाई बाजार में नहीं है। आपने जैसा बताया प्रिवेंशन, जो प्राइमा फेसी प्रिवेंशन है, उससे कहीं ध्यान भटक सकता है। तो ये कोरोना और ज़्यादा व्यापक हो सकता है इससे, अगर इस तरह की जो अनियमितताएं अगर लगातार होती रही कहीं देश में तो। हाँ बिल्कुल, अगर ऐसी बातें आएगी तो लोग सीरियसली नहीं लेंगे इस बीमारी को। आप देखिए, लॉकडाउन हटाते ही लोगों में वही गलतियां शुरू कर दी थी और एकदम से ही केसेस बढ़ने लग गए। आपका ध्यान में लाऊंगा स्पेनिश फ्लू की तरफ, जो 100 साल पहले हुआ था, एग्जैक्टली 100 साल पहले। उस टाइम लॉकडाउन हुए थे और ये 2.5 साल चला था। फिर इन्होंने लॉकडाउन हटाया तो लोगों ने आके सड़कों पे जश्न मनाया, एक दूसरे के साथ गले मिले। एंड इसके बाद जो सेकंड पीक आया वो पहले वाले से ज्यादा था, नंबर ऑफ मॉर्टेलिटी बहुत ज्यादा था। तो वो चीज, वो गलतियां हमें नहीं करना है। हम जो पहले से कर रहे हैं वो अभी भी वही रखें। अब आपके मोहल्ले में कोई बाबा आके, पीर फकीर आके कहता मैं ताबीज से ठीक कर रहा हूँ, तो ये कोई बात थोड़ी हुई है कि वो पुख्ता, उसने तो 100 पे स्टडी कर ली कि मैं ताबीज से ठीक कर दिया। तो मेरे ख्याल से ये एब्सोल्युटली साइंटिफिक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका एएनबी न्यूज पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह लगातार कोरोनिल पर कोहराम जारी है और जिस तरह लगातार आयुष मंत्रालय की अभी तक भी कोई इस तरह का कहीं से टास्क फोर्स या कहीं से कोई उन्होंने स्पष्टीकरण नहीं दिया है, तो ये देखना होगा कि कोरोनिल कितना प्रमाणिक है और कितना संदेह के घेरे में। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।